विद्या भारती। सखी सहेली। हमारी सभी सखियों सहेलियों और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार के साथ ही सबसे पहले हम यही बता देते हैं स्वप्निल कि आज क्या क्या हमारे श्रोता सुनने वाले हैं, आज क्या मतलब उनके सामने पेश किया जाने वाला खास विषय हमारे आज क्या है। तो हम आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक लोक गायिका जो कि बहुत चर्चित नाम है और वो है गौरी देवी, राजस्थान की मांड गायिका है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और गर्मियों का मौसम है, हम सभी जानते हैं, लेकिन गर्मियों में भी कई बार जब ठंड लगे तो ये किस तरह के संकेत हो सकते हैं आपकी सेहत को लेके, या ये क्यों होता है, इस पर अगर आप हमारे सुनने वाले जो भी कुछ जानते हैं वो हमें ज़रूर लिखकर बताइए और कुछ बातें हम भी साझा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बीच बीच में जो हल्की सी फुहार पड़ती है ना, हाँ। उसके बाद जो हम लोग उसमें मस्ती करने लग जाते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं सेहत पर कभी कभार नेगेटिव मतलब नकारात्मक भी पड़ जाता है जी। तो उसके बारे में चर्चा होगी और साथ ही साथ कुछ खाने पीने की भी तो बातें होंगी ना आज। बिल्कुल, गर्मियों का मौसम है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज ठंडे पेय पदार्थ के बारे में बात की हाँ, जाए। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी में लगता है कि बस कुछ ऐसी चीज़ मिले जो ठंडक दे जाए। अब फिलहाल मौसम में तो ठंडक है नहीं, क्योंकि बारिश आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो तटीय प्रदेश है वहाँ सबसे पहले बारिश की दस्तक होती है। हाँ। और कहते हैं कि दक्षिण भारत की तरफ वहाँ सबसे पहले बारिश की फुहारें पड़ जाती हैं, तो वहाँ शायद शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जो मध्य भारत है, उत्तर भारत है, दक्षिण और उत्तर के जो भी प्रदेश हैं वहाँ तो फिलहाल बहुत गर्मी पड़ रही है। लेकिन बीच बीच में ना अभी कुछ खबरें आ रही हैं ना कि कहीं कहीं पे हल्की छुटपुट फुहारें पड़ रही हैं, तो इस लिहाज से भी हमारा आज का विषय बहुत मतलब ज़रूरी भी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। और हम बात कर रहे हैं कि खान पान की, गर्मी के मौसम में खास तौर पर खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और आज तो हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। दूषित भोजन और पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए, हम जागरूक हों, इसीलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। साथ ही जो फूड पॉइजनिंग है उसका खतरा भी कम हो सके, इसकी जागरूकता पर ध्यान दिया जाए, इसलिए इसे हम मनाते हैं। हाँ, और ये सुनिश्चित भी किया जा सके कि हमारा भोजन खाने के लिए जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत इसलिए भी की ताकि हमें ये भी याद रहे कि हमारे भोजन को शुरू से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने में बहुत सावधान रहना चाहिए, ताकि मतलब ऐसी चीज़ें हम ना खाएं जो हमारे लिए नुकसानप्रद हैं, या भोजन जो हम खा रहे हैं वो किन परिस्थितियों से होकर आ रहा है, उनके बनाने या हमारे खाने तक के बीच की जो प्रक्रियाएं हैं वो स्वास्थ्यवर्धक हैं या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, इन सब चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट हो सके। स्वप्निल, अभी 2 दिन पहले हाल ही में हमने मनाया है पर्यावरण दिवस, और खाद्य को अगर हम पर्यावरण से जोड़ें तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि जब खाना हमारे थाली तक पहुंचता है या हम कहें कि एक निवाला हमारे मुंह तक पहुंचता है, उसके पीछे पर्यावरण का बहुत सारा योगदान है और बहुत सारे संसाधन जिसमें प्राकृतिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, वो सब चीज़ें लगती हैं। किस तरह से एक किसान की मेहनत होती है उस बीज को बोने में, पर्यावरण कितना सहयोग देता है, उसके लिए पानी लगता है, उसके लिए हवा लगती है, धूप की ज़रूरत होती है, और फिर उसके अलावा जब उसे यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है मंडियों में और हमारे घर तक, वहाँ पहुँचाने के लिए जो भी साधन लगते हैं, यानी कि पेट्रोल लगता है, वाहन लगते हैं, ये सब चीज़ें अगर वो समझिए कि फूड वेस्ट करते हैं, खाने को हम बिगाड़ देते हैं, तो कितने लोगों की मेहनत ख़राब होती है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, यहाँ तक कि जो हमारी जेब का संतुलन है वो भी बिगड़ता है। और साथ ही साथ ये भी तो है कि हम लोग खाने की जो मतलब जितना हमारी आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें अपनी थाली में वो भोजन लेना चाहिए। ये भी बिंदु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वप्निल, हम बात कर रहे थे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। तो 2024 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसलिए चुना गया विषय है, हम बात कर रहे हैं इसकी थीम के बारे में, जो हमारे सुनने वालों ने भी लिखकर भेजी है। इसका थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ये विषय हमारे खाद्य आपूर्ति को संभावित खतरों से बचाने के लिए सक्रिय होने में महत्व को दिखाता है। खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद
जो बीमारियां दिखाई दे रही हैं वो चिंता का एक बहुत ख़ास विषय बनी हुई है जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे एक साथी ने भी ऐसे ही लिखकर भेजा है कि विश्व खाद्य दिवस पर यही है कामना, दोस्तों थाली में कभी अन्न न छोड़ना। उन कृषक भाई बहनों से पूछिए कि इसकी कीमत जो हर मौसम में अपने खेतों की फसलों को बच्चों की तरह जपते हैं। हमारे विद्यालय में नियम से खाने की थाली का निरीक्षण करने हेतु बच्चों की ड्यूटी जूठी प्लेट डालने वाली ट्रॉली पर लगती है। हम तो घर बाहर सब जगह बोलते हैं कि नहीं पसंद है कोई भोजन तो थाली में ही मत लो। ये छोटे छोटे से प्रयास हैं, इन्हीं से संभव है कि जो भोजन की बर्बादी है उसे रोका जा सके। बिल्कुल, अगर आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं, किसी आयोजन में जाते हैं जहां आपको भोज पर आमंत्रित किया गया है, वहां पर भी आप इस चीज़ को लागू कर सकते हैं कि थाली में उतना ही भोजन लें जितना हमें खाना है। कई बार कुछ चीज़ें बड़ी लुभावनी लगती हैं, आकर्षित लगती हैं देखने में, हमें लगता है हम खा लेंगे और हम ढेर सारा अपनी प्लेट में परोस लेते हैं और फिर हमसे खाया नहीं जाता, फिर वो झूठन के रूप में डस्टबिन में चला जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। आपको अगर लगता भी है कि आप खा लेंगे तो पहले एक थोड़ा सा लेकर के लीजिए, आपको अच्छा लगे और उसके बाद में जब आपको उसका स्वाद पसंद आता है या लगता है कि हम इसे दोबारा भी ले सकते हैं, फिर आप लीजिए और एक एक करके चीज़ें लीजिए ताकि थाली में वेस्ट ना हो। या कई बार आप अगर होटल में खाना खाने जा रहे हैं तब भी हम खाने को वेस्ट कर देते हैं, जबकि उसे हम खरीद कर खाते हैं, तब भी हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते। तो ऐसी जगह जब आपको लगता है कि वो खाना ज़्यादा आ गया है तो बहुत सारे लोग जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता है उनके बारे में हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, कुल मिला के बात यही है कि इस खाद्य सुरक्षा दिवस पर हमें इस बात को हम जान लें कि खाने को वेस्ट होने से बचाना है। और इसके बारे में जो किए गए शोध हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में, लगभग 600 मिलियन लोग असुरक्षित खाने से बीमार पड़ते हैं। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारा भोजन सुरक्षित है, किस तरह से हमारी थाली तक पहुँचे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य इसी चीज़ पर निर्भर करता है। बिल्कुल, और इस मामले में हमें ना थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दूषित भोजन होता है उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं या बीमारियां पैदा होने की जो संभावना रहती है, उसके लक्षणों में मुख्य रूप से जैसे गर्मियों में होता है ज़्यादातर ना खुला भोजन खा रहे हैं या जिन पर कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं, मक्खी बैठ रही है, तो वो दूषित माना जाता है और उसमें जो है उल्टी, पेट दर्द, मरोड़, दस्त आदि शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो हम सुरक्षा के उपायों की बात कर रहे हैं कि ढक कर रखें भोजन, कटे हुए फल सब्जियां ना खाएं, जैसे कि हमको शुरू से बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और इन सुरक्षा उपायों का उपयोग करके खाने को विषाक्त या दूषित होने से हम रोक सकते हैं। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भोजन को हम कैसे सुरक्षित करें इसके बारे में जागरूकता रखने में हमारी मदद करता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में जानेंगे तो अपने भोजन को भी सुरक्षित रखने के लिए बेहतर कदम वो आगे उठा सकेंगे। और इस भोजन की सुरक्षा के लिए प्रक्रियाएं अपनाने के लिए ये दिन हमें प्रोत्साहित करता है स्वप्न। बिल्कुल, और हमारे एक साथी ने बड़ी सुंदर सी कविता लिखकर भेजी है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर कि धरती माता देती है अनमोल उपहार, हम सबका कर्तव्य है रखें इसे सवार। हर थाली में हो खाना स्वच्छ और निरोग, हर बूंद पानी हो निर्मल और संतोष, अन्न का ना हो अपव्यय समझें इसका मोल, हर कण में छुपा है जीवन का अमोल, किसान की मेहनत का करें हम आदर, सही भंडारण से रोकें अन्न का अनादर। खाद्य सुरक्षा का पालन है सबकी जिम्मेदारी, सभी मिलकर निभाएं ये पुनीत जिम्मेदारी। क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमारा भोजन हम तक सुरक्षित रूप में पहुंचे। ये दिन हमें उम्मीद देता है कि सावधान रहकर हम जो दूषित भोजन है उससे बच सकें। और ये दिन विशेष तौर से भोजन उगाने, उसे बांटने और सही तरीके से खाने के लिए हमें प्रेरित करता है। स्वप्निल, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर एकजुट होकर हम एक ऐसे भविष्य की आशा करते हैं जहां अच्छा भोजन सभी को पोषण दे सके और जो भोजन की बर्बादी होती है उसे भी हम रोक सकें, क्योंकि सीधे सीधे इसका जुड़ाव हमारे स्वास्थ्य से है। बिल्कुल, तो हम स्वस्थ रहें। हाँ, स्वस्थ रहें और इन चीज़ों का जो है सही सदुपयोग कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है और यही इस दिन का उद्देश्य भी है। स्वस्थ रहने में जो मीठे गाने हैं या अपना मनपसंद संगीत है वो भी बड़ा योगदान निभाता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य को बेहतर रखने में गानों का बड़ा योगदान होता है। और वो गीत जब अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं, यानी कि लोकगीत होते हैं, तो उनसे एक जुड़ाव हमारा ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ के हम रहवासी होते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, उस मिट्टी से जुड़ा हुआ संगीत हमें
अब बिल्कुल अपना सा लगता है। और इसी तरह से हम आज बात करेंगे राजस्थान के लोक संगीत की। तो वहाँ की लोक संगीत की जैसे ही बात करें तो जो मांड गायकी है वो मांड गायकी वो सबसे ऊपर आता है उसका नाम, और इसीलिए उसमें मशहूर गौरी देवी जी की बात आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल, और मांड का जिक्र हो और गौरी देवी की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। आज लगभग 84 साल की वो हो चुकी हैं, लेकिन लगता है कि उम्र तो उन पे हावी ही नहीं हुई। उनकी सुरीली जो आवाज़ है वो आज भी कायम है, जैसे जब वो बिल्कुल युवा रही होंगी तब थी। और अपने सुरीले कंठ से जब वो ऊंचे ऊंचे सुर लगाती हैं तो ऐसी आवाज़ उनकी लगती है कि लगता है माइक की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सच में। और जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव और संघर्षों से गुजर कर मांड गायकी से देश दुनिया में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। और ये लोक गायिका गौरी देवी जी के जीवन पर आज हम अपनी बातचीत के दौरान थोड़ी सी बातें करेंगे और ऐसी जानकारियाँ या ऐसी बातें साझा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको रोचकता के साथ साथ उनकी बारे में थोड़ी सी बातचीत मतलब ये समझने में आए कि क्या थी और क्या संघर्ष रहा उनका। साल 1983 की बात है, मास्को में जब भारत महोत्सव चल रहा था तब मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी गौरी देवी ने केसरिया बालम ये मांड जब गाया तो अपनी प्रतिभा का लोहा वहाँ भी मनवा दिया। और जोधपुर की मांड मलिका गौरी देवी के लिए राजस्थान और भारतीय संस्कृति के लिए ये उस समय कह सकते हैं कि बहुत ही गौरवशाली क्षण थे। बिल्कुल, 14 अप्रैल 1920 को जन्मी गौरी देवी के पिता बंशीलाल बीकानेर महाराजा के प्रमुख दरबारी गायक थे। घर में मांड गायकी के वातावरण में गौरी देवी पारंगत गायिका बन गईं और परिवार ने ही उन्हें मां सरस्वती की शरण में संगीत सिखाया। इसके बाद वे बीकानेर से जोधपुर आ गईं। उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी और रसूलन जैसी सिद्ध हस्त ठुमरी गजल गायिकाओं से कुछ सीखा, यानी कि संगीत की तालीम ली उन्होंने। और साल 1957 में गौरी देवी ने रेडियो दूरदर्शन पर मांड गायकी के कार्यक्रम भी दिए और ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय भी हुए उनके। बिल्कुल, 10वीं 11वीं शताब्दी में जैसलमेर जो था वो मांड क्षेत्र कहलाता था। यहीं पर गायन शैली जो विकसित हुई उसे मांड कहा जाता है और ये एक तरीके से श्रृंगार प्रधान गायन शैली है जो ठुमरी और गज़ल के जैसी ही है। राजस्थान में गाई जाने वाली सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और लोकप्रिय शैली मांड शैली है। और अगर हम बात करें गौरी देवी की तो उनके कंठ की मधुरता में भजन, ठुमरी, लोक संगीत, गज़ल, मांड के साथ साथ दरबारी गायन में सिद्धहस्त होने के बाद उनकी पहचान एक कलाकार के रूप में हुई। अब बहुत सारी संस्थाएं यानी कि देश विदेश से उन्हें गायन के लिए आमंत्रित करती रही हैं। और इनके जीवन की बात अगर करें तो इनका विवाह जो है, शादी मतलब 20 साल की उम्र में हो गई थी जोधपुर के जागीरदार मोहनलाल गोमती के साथ और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई इन्हें। इसके बाद कुछ समय तक खुशियां छाई रहीं, लेकिन अल्पायु में ही गौरी देवी को अपने पति को खोने का दुख सहन करना पड़ा। लेकिन फिर भी उनका संगीत से प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने इस गायकी को कभी छोड़ा नहीं। और क्योंकि पति का देहांत हो चुका था तो आर्थिक संकट भी घर में थे, वो जूझ रही थी, लेकिन मांड गायकी जो उनकी थी यही उनकी आजीविका का साधन बनी। और इस कठिन समय में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने गौरी देवी को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। बिल्कुल, और बीकानेर राजघराने में अलग अलग तरह की गायकी ने उन्हें उच्च स्तरीय श्रेणी के गायकों में स्थान दिलवाया, क्योंकि इनके पास जो कला थी उसमें इतनी विशेषता थी कि इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था उस वक्त पर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे बहुत सारे प्रांतों में भेजा और अकादमी की ओर से समय समय पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। गौरी देवी के लगभग 100 गीत या उससे ज़्यादा कम भी कह सकते हैं ये ध्वनिबद्ध किए गए। गानों के रिकॉर्ड बनाने वाली जो बड़ी से बड़ी कंपनी थी उन्होंने भी इनके LP रिकॉर्ड जारी किए और इस तरह से जो उनकी प्रसिद्धि है वो दिन पर दिन बढ़ती चली गई। बिल्कुल, कोई लोक गायकी की बात चलती है तो बिल्कुल लगता है हमारी मिट्टी से जुड़े गीत हैं और अपनेपन से हमें बांध देते हैं। और हमारे एक सुनने वाले ने एक बड़ा अच्छा सा कमेंट लिखा है कि गौरी देवी शायद हमारे राजस्थान से ही हैं, तो यानी जो हमारे श्रोता हैं ये राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लिखते हैं कि उनके लोकगीत मैंने रेडियो पर काफ़ी सुने हैं और आपसे आज जानकारी लेंगे उनके बारे में और अन्य विषयों पर भी आपसे बात सुनेंगे। एक और कमेंट आया है,
राजस्थानी लोक गायन शैली मांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें पहले से थी, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत रोचक जानकारी हमें मिल रही है और उनके बारे में भी हम जान रहे हैं, यानी कि गौरी देवी के बारे में। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गौरी देवी के बारे में, जो मांड कलाकार, मांड गायकी में एक प्रसिद्ध नाम है देश दुनिया में। और भारत सरकार ने केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा है। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन के हाथों से उन्हें ये ताम्रपत्र प्रदान किया गया, और जो कि एक लोक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान है। राजस्थान के अलावा मद्रास राज्य संगीत नाटक अकादमी की ओर से भी उन्हें रजत पदक प्रदान किया गया, जो कि 1962 में प्रदान किया गया था। और जोधपुर स्थापना दिवस पर एक संस्था की ओर से सार्वजनिक अभिनंदन उनका किया गया। इसी तरह से 1965, 1983 में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लोक उत्सव में गौरी देवी को सम्मानित किया गया। 2012 में राजस्थान सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न से उन्हें नवाजा गया। वो प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित समारोह में मांड गायकी के कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, भारतीय लोक कला मंडल, राजस्थान दिवस समारोह समिति, अखिल भारतीय लोक संस्कृति और संस्कृति सम्मेलन व साहित्य कला परिषद जैसी बहुत सारी संस्थाओं से भी उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है। 29 जून 1988 को वो इस संसार से अलविदा कह गई थीं और एक इतिहास उन्होंने रच दिया। उनकी स्मृतियां आज भी हमारे दिलों में बसती हैं। बिल्कुल, उनकी पहचान मांड गायकी केसरिया बालम आओ ना पधारो मारे देश, इस गीत ने, इस मांड ने एकदम आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना रखी है। और अपनी खनकदार गायकी से गौरी देवी ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मरकोकला गौरी देवी की मांड गायकी आज भी अपना जादू बिखेरने में सफल मालूम होती है। और राजस्थानी लोक संगीत में ये मांड गायकी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि मन करता है बस उनके जो मांड है वो सुनते ही जाएं। और वो कहती भी थी ना कि मांड गायकी का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। इसी लिहाज से अपनी पोती को भी उन्होंने मांड गायकी के लिए तैयार किया ताकि ये परंपरा है वो आगे बढ़ती रहे। गर्मियों के मौसम में स्वप्निल ठंड लगना बीमारियों का संकेत हो सकता है और बिल्कुल इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी के दौरान कभी कभार ऐसा होता है कि किसी दिन अचानक आंधी या तूफान या बारिश आ जाती है और हमें ठंड लग सकती है। बिल्कुल, और उस समय तो हमें लगता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, मौसम ठंडा हो गया, मतलब इतनी सारी गर्मी हो रही थी उसमें राहत मिल गई, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद 1-2 दिन बाद जो फिर गर्मी पड़ती है ना, उसमें तो इतनी उमस होती है और साथ में ऐसी बारिश जो स्वास्थ्य के लिए ना वो बहुत सारी बड़ी परेशानियां लेकर आती है। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये भी लिखकर भेजा है कि एक किसी बीमारी के बारे में बोला है कि गर्मी में भी ठंड लगना हाइपोथायराइड होने का भी संकेत हो सकता है। अगर आपको गर्मी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो डॉक्टर से अपनी जांच कराएं। हाइपोथायराइड होने पर थायराइड हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है, इसके कारण व्यक्ति को ठंडक लगती है और इसके वजह से थकान, तनाव, डिप्रेशन जैसी तकलीफें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। एक और संदेश आया है, इसमें लिखा है कि गर्मियों के मौसम में जब आपको ठंड लगती है तो ये एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होती है उन्हें एनीमिया हो सकता है। इसका पता लगाकर इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर ये बीमारी लंबे समय तक रहती है तो इससे जान का खतरा भी बन सकता है। बिल्कुल, और वैसे भी ना मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन जैसी जो आम समस्याएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर सर्दी लग रही है तो इसे भाई नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ये किसी भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और ऐसा देखा जाता है स्वप्निल कि जब ये मौसम के बदलाव होते हैं ना, कि गर्मी में भी ठंड लग रही है आपको, तो ये असर ना बुजुर्गों पर और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा देखने को मिलता है और उनकी ख़ास तौर से देखभाल करने की ज़रूरत होती है। या हम कह सकते हैं कि अगर हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है जो इन चीज़ों को जन्म दे रहा है तो हम वहाँ भी अपना कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथी ने भी एक संदेश लिखा है कि भाई जब गर्मी में ठंड लगे तो AC या कूलर की वजह से ही लग सकती है, और जब लाइट का बिल आता है तब तो हमें पसीना ही आ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें जो कंप्रेसर या मोटर लगता है उससे बिजली की खपत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये ठंडक भी हमें ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर मौसम में थोड़ा भी बदलाव हो रहा है उस वक्त अगर हम AC कूलर चालू रखेंगे तो हमारी सेहत पर सीधा बुरा असर इनका पड़ता है। और वैसे भी कहते हैं कि रात के वक्त अगर आपने AC चालू करके रखा हुआ है तो 2 बजे से लेके जो 5-6 बजे तक का समय है उस समय AC को बहुत ही
ना के बराबर चलाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो मौसम थोड़ा सा ठंडा होने भी लगता है और इस वजह से उस और एक लगातार अगर एसी चल रहा है तो कमरे का जो तापमान है वो एकदम कम हो ही जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उसे बंद कर दें, वो आपका बिजली का बिल भी बचाएगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी मतलब स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा। और ऐसे कहते हैं कि जो लोग अपना वज़न घटाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा डाइटिंग करने लगते हैं, उन्हें कई बार ऐसा करने पर एनोरेक्सिया की समस्या शुरू हो जाती है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरह का डाइटिंग डिसऑर्डर है। ये उन लोगों को होता है जो वज़न बढ़ाने के डर से खाना पीना ही एकदम कम कर देते हैं, और इस रोग से पीड़ित लोग खाना खाने पर उल्टी करके अपना जो भोजन उसे बाहर निकाल देते हैं। और इसी बिंदु पर हम आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर भी रहते हैं। और ये ना कहीं ना कहीं एक ये भी देखा जाता है कि एक मानसिक विकृति के तौर पर भी इस बीमारी को देखा जाता है, क्योंकि ऐसे में पहले तो खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं और अगर खा भी लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनका वजन ना बढ़ जाए, और इसीलिए ये जैसे हमने अभी बिंदु उठाया कि उल्टी कर देते हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या में आती है। बिल्कुल, चिंता, तनाव या डर जैसी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं भी ठंड लगने का कारण बन सकती हैं। तनावपूर्ण स्थिति के समय में शरीर एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है और रक्त वाहिकाएं जो वो सिकुड़ जाती हैं, और ऐसा होने से हमें ठंड का एहसास होने लगता है। बिल्कुल, और हमारे एक साथी हैं लिखकर मतलब उन्होंने लिखा है, संदेश भेजा है कि गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो सबसे पहले तो डॉक्टर से अपनी जांच कराएं, साथ ही अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शरीर को हाइड्रेटेड रखें, इसके लिए दिन भर में खूब पानी पीते रहें। प्यास लगने का इंतज़ार किए बिना पानी पीने की आदत डालें। शरीर में पानी की कमी से मुंह सूखना, चक्कर आना, पेशाब में जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि जंक फूड या फास्ट फूड, ये चीज़ें हमारे रोग की प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करते हैं और वज़न भी बढ़ा देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर का खाना जो घर में बनता है हम वही खाएं, और जो स्वाद भी है उसमें सेहत भी है। बाज़ार में कई बार स्वाद के लालच में ही हम जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को हानि पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब जब गर्मी में पसीने से पूरी तरह कपड़े भीग जाते हैं तो अचानक तेज हवा चलने पर गर्मी में भी ठंडक महसूस होने लगती है, लेकिन इससे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो भाई ये वाली गर्मी में ठंड लगने वाली बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हमारा मुख्य बिंदु ये है कि अचानक से जब तापमान शरीर का गिरने लगता है तो वो एक चिंता की बात है और उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी। पर यह भी बात आपकी सही है कि जब पसीने में भीगे हों तो अचानक से ना तो ठंडा पानी पिएं और ना बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में जाएं। शरीर को थोड़ा सा सामान्य होने का एक समय देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि शरीर का एक तापमान होता है वो बिगड़ जाता है इस चीज़ से। और धूप में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो स्कार्फ या टोपी पहनकर निकल सकते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहन सकते हैं। तरल पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। यही नरम गरम जो है ना, ये सेहत के लिए अच्छा है। और हमारे एक साथी ने लिखकर भी भेजा एक मतलब कि देखिए गर्मियों में क्या होता है, मच्छरों का प्रकोप तो बढ़ ही जाता है। तो ऐसे में उन्होंने ये बताया है कि जब गर्मी में ठंड लगे तो ये मलेरिया बुखार होने पर भी ऐसा ही होता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी रखें। जैसे कि वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं या पहाड़ों और वादियों में घूम रहे हैं, सैर सपाटा सब में करते हैं ना, तो ऐसे पहाड़, नदी या किसी झरने में नहा रहे हों, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें उसमें। और यदि आपको लगता है ऐसी कोई संभावना, मतलब शरीर का तापमान अचानक से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये हम हमेशा कहते हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी बातें हैं उनमें हम घरेलू इलाज पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा काबू में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं पेय पदार्थ की, तो बाहर से लाने की वजह जो घरेलू पेय पदार्थ हैं वही अच्छे होते हैं। बिल्कुल, कुछ शरबत हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कुछ शरबत ऐसे होते हैं जिन्हें हमें तुरंत बनाकर ही ताज़ा ताज़ा पीना चाहिए। तो ऐसा ही है पुदीने का शरबत। इसके लिए आपको चाहिए पुदीने की पत्तियां 1 कप, नींबू 1 बड़े आकार का, शक्कर 4 बड़े चम्मच, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, काला नमक आधा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार, और सजाने के लिए नींबू के टुकड़े और पुदीने की कुछ पत्तियां। इसे बनाने के लिए पुदीने की पत्तियां, शक्कर, काला नमक, भुना जीरा और इनकी जो भी सारी सामग्री है, इसे लगभग 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से पीस लें, छान लें। अब ग्लास में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालें, आधा ग्लास इसे शरबत से भर दें और बाकी आधे ग्लास में ठंडा पानी या फिर आप सोडा भी डाल सकते हैं और
कुछ नींबू के टुकड़े और पुदीने की पत्तियों से सजा कर इसे ताज़ा ताज़ा सर्व करें। बिल्कुल, जितना ये पीने में अच्छा लगेगा उतना देखने में भी कितना खूबसूरत लगेगा। इसी तरह तरबूज और कच्चे आम का शरबत भी है। उसकी सामग्री ये है कि बारीक पिसा हुआ तरबूज ले लें 1 कप, और कच्चे आम के छोटे छोटे से टुकड़े 1/4 कप ले लें, कीवी 1/4 कप बारीक कटी हुई, और बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां 1/4 कप, पीसी हुई शक्कर 1 बड़ा चम्मच। और अगर तरबूज मीठा है तो ये शक्कर की मात्रा आप कम कर सकते हैं, या फिर अगर आप कम शक्कर इस्तेमाल करते हैं या शक्कर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप शक्कर ना भी मिलाएं। ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। और करना यह है कि सारी सामग्री को किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। 1 गिलास में इसे आधा भरें और बाकी आधे में ठंडा पानी भरें। पुदीने की पत्तियों से सजाकर और सर्व करें। और सजाने के लिए तरबूज के छोटे से टुकड़े भी आप लगा सकते हैं, और साथ में नींबू के पतले स्लाइसेस काट करके भी आप ग्लास के किनारे लगा करके उनकी खूबसूरती के साथ बिल्कुल पीने के लिए पेश कर सकते हैं। अच्छा, आम का पन्ना तो हम सब बनाते हैं, आज हम बनाते हैं इमली का पन्ना। क्या बात इसे है, बनाने के लिए हाँ, इसे बनाने के लिए इमली का गूदा चाहिए लगभग 200 ग्राम, मिश्री चाहिए धागे वाली, उसका पाउडर और लगभग 2 बड़े चम्मच, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अदरक का पाउडर जिसे हम सौंठ पाउडर भी कहते हैं, वो चाहिए लगभग आधा छोटा चम्मच। काला सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। सौंफ और जीरा 1-1 बड़ा चम्मच, और सजाने के लिए या स्वाद बढ़ाने के लिए रायता की बूंदी ले सकते हैं, वो लगभग 2 बड़े चम्मच। इसे बनाने के लिए सौंफ और जीरा को थोड़ा थोड़ा सा भून लें और महीन पीसकर पाउडर बना लेना है। अब एक बड़े गहरे बर्तन में इमली का गूदा, मिश्री का पाउडर, अदरक पाउडर, सौंफ जीरे का पाउडर, ये सारी सामग्री डालकर अच्छी तरह से मिलाने के बाद में ज़रूरत के हिसाब से ठंडा पानी डालें और स्वाद के अनुसार नमक मिला दें। अब ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े और थोड़ी सी रायता बूंदी डालकर इसे सर्व करें। क्या बात है। और मेरे पास भी एक और शरबत है बताने के लिए। क्या बात और है? इसमें ना बहुत मतलब किसी एक फल का हम इस्तेमाल नहीं करें, हम बहुत सारे फल इकट्ठा कर लिए हमने। अच्छा। तो अब जब ऐसा होता है ना, जब बहुत सारे फल इकट्ठा हो जाए तो ये शरबत बन सकता है। इसमें संतरे जो हैं वो उनकी 15 से 16 फाक जो बीज निकाल करके हम ले सकते हैं। अनार के थोड़े से दाने हैं आधा कप के आसपास, तो आधा कप के आसपास काले अंगूर, नमक स्वाद के अनुसार, और अगर संतरे खट्टे हैं तो आप फिर स्वादानुसार पिसी शक्कर मिलाएं। और इन सब को नमक डाल करके बारीक पीस लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, और 3/4 गिलास फलों के रस के साथ थोड़ी सी बर्फ़ के टुकड़े और ठंडा पानी डालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। क्या बात है। तो आज ये जो शरबत हमने बनाई ये सब वही है जिन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल आप ताज़ा ताज़ा बनाकर पीजिए और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आपकी जब इच्छा हो या कोई मेहमान घर पे आ जाए। बिल्कुल स्वप्निल, अच्छा हम भी चलते हैं। हाँ बिल्कुल और इजाज़त ले लेते हैं। सभी को चंचल वर्मा और स्वप्निल का नमस्कार। नमस्कार।